हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ फंक्शन। यहाँ पे चार ऑप्शंस आने वाले हैं जिसमें फंक्शन के एडवांटेज के बारे में लिखा है। आपको जानना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए, डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीस। ऑप्शन नंबर सेकंड, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड। थर्ड ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी, यानी फंक्शन का जो एडवांटेज है वो दोनों है, ए और बी दोनों ही है, या फिर बोले नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। जी हाँ, फंक्शन इसीलिए बनाते हैं कि फंक्शन में हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कोई बड़ी समस्या है, हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। अब कैलकुलेटर में तो मैथ से रिलेटेड कितनी सारी टर्म हो सकती है। ठीक है, अब इतनी सारी टर्म मैथ्स की एक साथ सॉल्व करना तो बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो आप क्या करो, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दो। आप एडिशन का अलग प्रोग्राम बना दो, सब्ट्रैक्शन का अलग बना दो, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना दो। तो अपनी बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको कोई कोड बार बार लिखना पड़ रहा है तो बेटर है आप उस कोड के लिए एक छोटा सा फंक्शन का निर्माण कर दो। गाइस, यहाँ पे बहुत डीप में जाना तो इम्पॉसिबल होगा, इसलिए गाइस तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट बता रही हूँ। इसमें मैंने फंक्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ से आप फंक्शन के प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए और यहाँ से आप फंक्शन के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप पूछ रहा है PYPI स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन देखिए, पाइथन पैकेज इंडेक्स, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथन पैकेज इंडेक्स। PYPI का फुल फॉर्म होता है पाइथन पैकेज इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं गाइस, तो अब यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका सॉल्यूशन प्रोग्राम के द्वारा निकलेगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, सपोज लिस्ट 1 इज 159। मान लीजिए कोई एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर वैल्यू क्या है 159। व्हाट इज सम लिस्ट 1? ऑप्शन देखिए, 15, 14, 5, नन ऑफ द अबव। देखिए कुछ टॉपिक जैसे लगभग कुछ सेम होते हैं, लिस्ट हुआ, सेट हुआ, डिक्शनरी होगा, माइनर इनमें डिफरेंसेस हैं। इनमें ये वाली चीजें भी सारी की सारी गाइस मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में समझाई हुई है। आप इस प्लेलिस्ट को रेफर करके यहाँ पे लिस्ट, डिक्शनरी के बारे में अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल गाइस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए पहले से तैयार रखा हुआ था। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमने लिखा है, लिस्ट 1 नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाया है जो कि एक लिस्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या होगी 159। ठीक है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ताकि मुझे जो भी आंसर है प्रिंट होके आ जाए, और फिर लिखा है सम लिस्ट 1। यहाँ भी देखिए सम क्या है, एक फंक्शन है। क्यों एक फंक्शन है? क्योंकि सम के बाद इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो जिसके भी आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे प्रिंट भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए ये तो हुई फंक्शन की बात। अब हमने प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सम ऑफ लिस्ट 1 का सम क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैंने सेव भी कर रखा है। ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए आंसर क्या आ रहा है, इसका 15 आ रहा है। सम क्या है, सम एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, उसके ब्रैकेट में व्हाटएवर जो भी लिखा होता है उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट 1 के अंदर लिखे हुए सारे डाटा को आपको क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो 1 + 5 is 6 and 6 + 9 is 15। सो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो क्या होगा आपका 15। Which of the following software translate source code into object code? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है? यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए सोर्स कोड कौन सा है। सोर्स कोड होता है गाइस जो कोड आप लिखते हैं,
जैसे ये जो लिखा हुआ कोड है इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एक कंपाइलर नाम का एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके द्वारा लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन इस चीज को नहीं समझेगी आपने व्हाटएवर जो भी लिखा है, वो तभी समझेगी जब इस प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो पाइथन कंपाइलर होता है जो कि आपके लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। तो जो कोड मशीन की भाषा में कन्वर्ट होता है यानी मशीन की भाषा में बन जाता है, हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और जो यूजर की भाषा में लिखा हुआ कोड होता है यानी ये जो कोड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स कोड। तो जो यूजर कोड लिखता है वो सोर्स कोड है, और फिर यूजर के कोड को कंपाइलर के द्वारा जब मशीन की भाषा में बदला जाता है तो उस बदले हुए कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो डिस्कशन के दौरान हमने यहाँ पे गाइस पता कर लिया कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन कंपाइलर ही आ गया, सेकंड इंटरप्रेटर, थर्ड है असेंबलर, फोर्थ है नन। सो जो आंसर है वो वैसे भी हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, तो आंसर है इसका ए, दैट इज अ कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5th क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर इज। कंपाइलर का जो फंक्शन है यानी कंपाइलर का जो कार्य है वो क्या है, आपने जस्ट अभी देखा कंपाइलर का कार्य क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज को किस तरीके से पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए सबसे पहला बोला है पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। क्या कंपाइलर का ये काम होता है कि जितनी भी फाइल और फंक्शंस की आवश्यकता है हमें प्रोग्राम में उनको एक साथ इकट्ठा कर दे। सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ फॉर्म सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। क्या जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं यानी यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखता है क्या वो उसको एक ऐसे सुइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसके कारण प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो देखिए ये वही बात है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। थर्ड देखिए लोड द एक्सिक्यूटेबल कोड इनटू द मेमोरी एंड एक्सिक्यूट देम। क्या कंपाइलर कोड है उसको मेमोरी में लोड करता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है। नेक्स्ट आता है अलाउ द यूजर टू टाइप द प्रोग्राम। क्या कंपाइलर यूजर को अलाउ करता है कि प्रोग्राम को टाइप करे। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा लग रहा है, देखिए ना तो फाइल और फंक्शन को एक साथ रखने का काम कंपाइलर नहीं करता। सेकंड जो है ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू द फॉर्म सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। ये लाइन सेम वही है कि सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, वही लाइन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोल दिया कि जो कंपाइलर है क्या वो इंस्ट्रक्शन को एक सुइटेबल फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। हाँ बिल्कुल सही है, हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर के लिए सुइटेबल नहीं होता, इसलिए कंपाइलर ह्यूमन के द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, हमारे सोर्स कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि मशीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये वही बात है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, और यही बात थोड़ी सी उसने घुमा के बोली गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसमें मतलब उनका बिल्कुल सीधा सिंपल होगा जो कि आपको आता भी होगा, लेकिन क्वेश्चन को जो लिखने का उसका तरीका है वो ऐसा होगा जो जिसमें कि आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए। तो बहुत धैर्य पूर्वक आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है। ओके, जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। दिए गए ऑप्शंस में से हमको बताना है इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, अंडरस्कोर, इनिट, अंडरस्कोर, इन, इट एंड ऑन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है। देखिए वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बहुत समझाए हुए हैं। लिस्ट में से सीख सकते हैं कि वेरिएबल नेम किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं और क्या इनके नियम होते हैं। काफी अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ए पर लिखा है अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर।
वेरिएबल नेम जो है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं और इस तरीके से हम वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका इन। इन जो है वो एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है जिसका यूज हम लिस्ट, डिक्शनरी, टप्पल इनमें करते हैं। ठीक है, सो कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। नाउ अभी हमने जस्ट एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इन का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये लाइन हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं 5 इन लिस्ट 1। ठीक है, देखिए जब मैंने इन लिखा तो ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी चीजें ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है इसका मतलब ये क्या है, इसमें रिजर्व वर्ड है। जो इन एक रिजर्व वर्ड है जो कि हम टप्पल डिक्शनरी में यूज करते हैं। यूज क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए इनका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे अभी तक 3 नंबर की लिस्ट है, मान लीजिए इसमें 1000 नंबर होते, 2000 होते, 5000 होते। अब ऐसी कंडीशन में कोई नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो वो मुश्किल हो जाता। सपोज मुझे आप इस लिस्ट में फाइंड आउट करना है कि जो 5 नंबर है वो मेरी लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो आपको 3 ही नंबर है तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है कि 5 नंबर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिसमें हमने लिखा है 5 इन लिस्ट 1। तो हमने यहाँ पे कंपाइलर से पूछा है क्या जो 5 है वो लिस्ट 1 के अंदर है या नहीं है। अब कंपाइलर कैसे आंसर देता है इसका देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर लेती हूँ। मेरी ऑलरेडी पहले से सेव फाइल थी, उसी के ऊपर मैंने प्रोग्राम बना लिया। रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को तो देखिए आंसर मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू। ठीक है, इसी के विपरीत जाके मैं सपोज यहाँ पे कोई और नंबर देती हूँ, सपोज मैं 10 देती हूँ और पूछने बताओ क्या 10 मेरी लिस्ट 1 में है। कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं, F5 की सहायता से रन करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो जो डेटा मेरी लिस्ट में मौजूद है उसका आंसर ट्रू आ रहा है और जो मौजूद नहीं उसका आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने किसका यूज किया, इन कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, तो इन कीवर्ड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी तो आपकी ये छोटी सी लिस्ट है तो आपको दिख रहा है, मान लीजिए यही लिस्ट आपकी हजारों में होती, यानी 1000 नंबर होते, 2000 नंबर होते, तो ऐसे में आपको 5 फाइंड आउट करना, 10 फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता। ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इनका मतलब। सो इन क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। सो इन आपका कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे अपन हम ट्राई भी कर लेते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल नेम बना इन और इसके अंदर असाइन करती हूँ वैल्यू 1। ठीक है, देखते हैं कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है। देखो कंपाइलर बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, यानी ये जो मैंने इन लिखा है ये क्या है, गलत है। उसी के ऊपर देखिए लाइन इस तरीके से आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है इट। इट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट कोई रिजर्व वर्ड नहीं है और बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आता है ऑन, तो आप ऑन का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, आपका इन। ओके, सो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, बी। ठीक है, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या क्या चीजें सही है। ऑप्शन देखिए, नोइंग द नॉलेज बेस, यानी आपके पास जैसे कोई समस्या आपके पास आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गई, सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। ऐसे कंडीशन में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ बुक्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उनको रिफर करोगे, है ना, चेक करोगे कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं नोइंग द नॉलेज बेस, यानी अगर आपको किसी प्रॉब्लम को समझना है, जानना है, तो आप सबसे पहले नॉलेज बेस को जानो। ठीक है, सो ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम है वो किसके ऊपर बेस्ड है। जब आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर बेस्ड है प्रॉब्लम, तभी तो आप नॉलेज बेस में से उसको ढंग से ले पाओगे, क्योंकि नॉलेज बेस तो आप समझ जाइए ना कि कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है कम्युनिकेशन विथ द क्लाइंट। जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, क्लाइंट से बात करिए। यानी आप क्लाइंट से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आपको सॉफ्टवेयर में आ रही है और किस तरीके से यूज करने पर आ रही है। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे हमने डिस्कस किए। और चौथा आता है ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है कि अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी भी प्रॉब्लम को समझना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें से जितने भी तीनों स्टेटमेंट लिखे हैं, ये तीनों के तीनों ट्रू है। कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को समझना हो, आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें से आपको देखना है कौन सा इनवैलिड है। ऑप्शन देखिए, एबीसी इक्वल, देन हमने यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है ना, फिर ए स्पेस बी स्पेस सी, और फिर हमने इस तरीके से उसमें डेटा लिखा हुआ है। सी है जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी करके लिखा हुआ है, फिर डेटा लिखा हुआ है। और डी है जिसमें हमने ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी इस तरीके के मेमोरी लोकेशन बनाए और उसके अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है? तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सपोज मैंने ए बी सी इक्वल और यहाँ पे लिख दिया 1000। क्या ये सही है? इस तरीके से क्या मेमोरी लोकेशन में डिफाइन कर सकती हूँ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हो? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एबीसी मैंने लिखा है ये मेरे वेरिएबल नियम के अनुसार ही बना हुआ है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि वेरिएबल लिखने के जो रूल्स हैं वो प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी। पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ कि जो मैंने लिखा है ये सही है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट आंसर। ठीक, कंट्रोल एस के साथ सेव करती हूँ और यहाँ पे पाइथन फाइल को मैं नाम दे देती हूँ। तो मैं इसमें नाम सपोज दे देती हूँ टेस्ट करके देख रहे हैं ना, तो test1.py में इसको नाम दे देती हूँ और सेव कर देती हूँ। और अब मैं रन करती हूँ तो देखिए राइट आंसर मुझे मिल रहा है, यानी कोई एरर नहीं मिल रही। एरर नहीं मिल रही यानी मैंने जो भी लिखा है वो क्या है, सही है। अब मैं क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ, आप देख लीजिए 1000 सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 2000 कॉमा करके मैं लिखा है यहाँ पे 3000। क्या अब ये सही है? देख लेते हैं कंपाइलर एरर दे रहा है, यानी कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की साथ से रन किया, बिल्कुल सही है। यानी आप सिंगल मेमोरी लोकेशन के अंदर इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से 3 मेमोरी लोकेशन बना देती हूँ। मेरे 3 डेटा है तो इन तीनों को के लिए मैं 3 मेमोरी लोकेशन बना देती हूँ। ए स्पेस ए, देन स्पेस दिया बी, देन स्पेस दिया सी। अब क्या इन 3 मेमोरी लोकेशन के अंदर मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा? देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है, उसने क्या बोल दिया, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी ये जो मेरा लिखा हुआ है इस तरीके से लिखना गलत है। देखिए सेम ऐसा मान लीजिए जैसे कि हमारा नाम होता है, ठीक है, तो सपोज हमारा जो नेम है उस पर्टिकुलर नेम में हम कभी भी स्पेस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी का नाम प्रिया है, ठीक है, सो इस तरीके से भी प्रिया लिखा हुआ तो गुड, बट अगर कोई अपने नाम को इस तरीके से तो नहीं लिखेगा। यदि प्रिया नाम इस तरीके से लिखा है तो ये जो नाम लिखने का तरीका है वो गलत है, यानी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार जो भी मेमोरी लोकेशन होता है उसके अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि 3 मेमोरी लोकेशन बनाओ तो यहाँ पे फिर क्या करते हो, उनको कॉमा से सेपरेट कर दो। ठीक है, अब सही है, यानी जो कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है, देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट आंसर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो तो ये भी चीज क्या है, सही है। और चेक कर लेते हैं इसमें जो एक लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे ए शायद कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं, ए कैपिटल दे दिया मैंने। ठीक है, हम तो कंसेप्ट देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ये सही है? वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं हमें कोई एरर तो नहीं मिल रही। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है, कोई एरर नहीं मिल रही है, यानी हम अपनी मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल नेम में इस तरीके से अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो ये चारों हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम मेमोरी लोकेशन को डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उनके अंदर इस तरीके से डाटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है आपका, बी। सो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो अब आता है
9th नंबर का क्वेश्चन, द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज, इन चारों में से कौन सा सिंबल है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए लिया जाता है? सो इसमें से राइट ऑप्शन है डी। इस तरीके का जो बॉक्स होता है, जो कि देखिए हल्का सा, मतलब आपका रेक्टेंगल बॉक्स तो है लेकिन हल्का सा क्या है, तिरछा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम एक इस तरीके का बॉक्स होता है जिसमें हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कब, जब हम फ्लो चार्ट का निर्माण करते हैं। ओके, सो आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? अब बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? 10 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू -15, क्या ये सही है? क्या नेक्स्ट वन है -7 इंटू 10/2 इक्वल -35, क्या ये सही है? थर्ड ऑप्शन आता है आपका 21 मॉडुलस 4 इक्वल 1, या ऑल ऑफ द अबव? क्या सारे ऑप्शन सही है या कोई एक ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं। 10 माइनस हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 माइनस 5^5, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई यूज हुआ है। दो बार मल्टीप्लाई जब भी यूज होता है इसका मतलब होता है पावर, मीन्स इसका ये मतलब हुआ 5 की पावर जो 5 है वो होता है 3125। ओके, सो 3125 हमको कहाँ से मिला? यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व हुआ? ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर तो हमको पावर मिल गया और कोई हमें ऑपरेटर मिला ही नहीं, तो हमने फिर पावर को सॉल्व किया। फिर उसके बाद अब बारी आती है कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया है उसका सॉल्यूशन किसके साथ किया जाए? नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 10। सो 10 माइनस 3125, कितना आंसर आ जाएगा? 3115, ठीक है। अब जो 3115 है वो कौन सी तरफ आएगा? वो आएगा नेगेटिव में, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू वो क्या है? नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। वैल्यूज लिखी है, देख लेते इसके ऊपर सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है, तो देखिए -3115 मेरे को यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या है? गलत है, क्योंकि ये आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? -15 आंसर नहीं है, 3115 आंसर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? -7 इंटू 10/2। इसको मैं यहाँ से यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट रह गया था कॉपी होने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया ना। अब अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस के साथ सेव कर रही हूँ और F5 के साथ से रन कर रही हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है? -35.0। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज, सॉल्यूशन कैसे हुआ आपको बता रहे। सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है व्हाटएवर वो सॉल्व होता है। क्या लिखा हुआ? 10/2, तो इसका आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। उसके बाद फिर 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 7 से, तो आंसर क्या आया? 35। जो साइन है वो कौन सा यूज हो रहा है? माइनस का, ठीक है। सो -35.0 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमको आंसर मिला वो कौन सा मिला था? -35.0। सो -35.0 क्यों मिला? देखिए जब भी आप डिवाइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर है वो पॉइंट में ही आता है, तो इसलिए आंसर किस में आया? यहाँ पे पॉइंट में आया। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको बोल रहा है क्या 35 आंसर है, तो 35 आंसर नहीं है। थर्ड वैल्यू देखते हैं। थर्ड वैल्यू क्या रही? 21 मॉडुलस 4। इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या आ रहा है? 21 मॉडुलस, और यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ओके, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन किया है, तो आंसर क्या मिल रहा है हमको? 1। अब ये जो लगा हुआ है मॉडुलस का साइन, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस का साइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिमाइंडर, मीन्स 21 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आएगा, वो इसका आंसर होगा। तो जब 21 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? इसका आंसर हमको यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। फाइन, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट।
इस तरीके से आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके देखनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन द एक्सप्रेशन। इसका अर्थ है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी है। यानी जैसे अभी आपने सॉल्व किया एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं, थोड़ा सा अंदाज से बता देती हूँ। तो आपने कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन अभी देखा पीपीटी में, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंसी से मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, यानी सबसे पहले कौन से एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे आपने भी एक्सप्रेशन देखा तो सबसे पहले हमने इसमें किसको सॉल्व किया, तो हमें सबसे पहले क्या किया, ये जो इनर ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया, देन आगे बढ़े। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर यदि आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो किस आधार पे सॉल्व होगा, यानी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ठीक है। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आई कि अगर कोई मैथमेटिकल टर्म है तो ये बताइए मैथमेटिक टर्म में यदि डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। ऑप्शन देखिए, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सॉल्व होगा, आपने अभी जस्ट देखा, सबसे पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी 11 से रिलेटेड है। यहाँ क्या पूछा गया है, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस इज डिनोटेड एज। ये जो ऑपरेशंस बताए, यानी इसने बोला कि प्लस माइनस, आपने एक्सप्रेशन टर्म देखे ना अभी, जैसे आपने एक्सप्रेशन टर्म देखे तो उसमें आपने दो एक्सप्रेशन देखे, एक तो माइनस देखा और एक पावर देखा। इसी प्रकार के एक्सप्रेशन पूछे जा रहे हैं कि प्लस माइनस का एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट पावर का एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड का एक्सप्रेशन है, मोड का एक्सप्रेशन। तो आप ये बताइए, आपके पास 4 एक्सप्रेशन है, सपोज कोई मैथमेटिकल टर्म है और इसमें 4 एक्सप्रेशन है, तो इसमें से सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे, थर्ड पे किसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ पे किसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए सामने आप डायग्राम देखिए, इस तरीके का हायरार्की डायग्राम होता है जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट टू लोवेस्ट बना हुआ है, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। इसी के आधार पे देखिए 4 एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से आप छांट लीजिए, इसको अच्छे से डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। टाइम निकालकर उस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पे कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें 4 एक्सप्रेशन मिले हैं, तो इनको सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होगा। ऑप्शंस में देखिए, क्या सबसे पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे। मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रही हूँ, क्या सेकंड सॉल्व होगा, देन फोर्थ सॉल्व होगा, देन थर्ड सॉल्व होगा, या फर्स्ट सॉल्व होगा। क्या 4 1 3 2 सॉल्व हो गए, यानी फोर्थ, ओके। क्या 2 3 4 1 सॉल्व होंगे। अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है जो आपकी जो ऑपरेशन का हायरार्की मॉडल है उसको सपोर्ट करता है। तो बहुत ध्यान से पिक्चर देखिए और पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या बताइए कि क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन से एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब मैं अपना आंसर बता रही हूँ, आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिल रहा है या नहीं। आंसर है बी, मीन सबसे पहले सेकंड ऑप्शन सॉल्व होगा, ठीक है। यदि ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर है। तो देखिए सब जितने भी ऑपरेटर इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसको मिलती है, पावर को। मीन सबसे पहले यदि पावर अवेलेबल है आपके एक्सप्रेशन में तो पावर वाले टर्म सॉल्व होगा। उसके बाद मॉडुलस यानी मोड वाला टर्म है तो वो सॉल्व होगा, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सॉल्व होगा और उसके बाद प्लस एंड माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की मॉडल है। इस मॉडल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस मॉडल को बकायदा लिख के देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ऐसे ड्रॉ किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं परीक्षा में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं ना। अब पूछा जा रहा है विच वन ऑफ दिस इज अ फ्लोर डिवीजन। देखिए एक तो होता है डिवीजन और एक होता है फ्लो डिवीजन, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर को मैं अभी तो आपको डीप में यहाँ पे नहीं समझा सकती, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, इससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वहाँ से फ्लो डिवीजन का कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा और डिवीजन और फ्लो डिवीजन में क्या अंतर है ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी जरूर आता है, डिवीजन फ्लो डिवीजन, ठीक है। इस तरीके के या तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने आएगा या फिर आपको लिखने में भी आ सकता है।
ओके, सो आंसर देख लीजिए कि कौन सा फ्लोट डिवीजन है। देखिए फर्स्ट है डिवाइड, ए जिसमें डिवाइड का साइन है, बी जिसमें डबल डिवाइड के साइन है, सी जिसमें मॉड्यूलस का साइन है, एंड डी नन। तो डबल डिवाइड के साइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। ओके, सो आंसर इज बी। अब ये फ्लोट डिवीजन क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लिखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, कुछ 2-3 स्लाइडों के पीछे बताया था कि इन ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इन क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर इनमें से किस में यूज होता है। ऑप्शन देख लीजिए, लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में, या ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ एन आइटम इज इन इट। जैसे कौन सा है जिसमें हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर आइटम उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। सो देखिए इसके लिए जस्ट हमने अभी एक कोड पढ़ा था छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने इन ऑपरेटर का यूज किया था और देखा था कि जो 3 है वो लिस्ट 2 के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। क्या लिस्ट टाइप के मेमोरी लोकेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं, क्या डिक्शनरी टाइप की मेमोरी लोकेशन में यूज कर सकते हैं, क्या सेट में यूज कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इन ऑपरेटर है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, इस तरीके से आप लिस्ट, डिक्शनरी और सेट तीनों में इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अब लिस्ट, डिक्शनरी, सेट यदि आपने पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर मौजूद है, सीक्वेंस वाइज है, लाइन बाय लाइन है ना, काफी अच्छे से डीपली समझाए गए हैं। तो आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिससे आपको लिस्ट, डिक्शनरी, सेट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 15th नंबर का क्वेश्चन, मेथड टू यूज टू डिस्प्ले एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। कोई फाइल है, उसके पूरे कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रीड लाइंस, सेकंड है रीड बोथ ए एंड बी, देन है डी नंबर पे आपका नन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यदि आपके फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर फटाफट बता सकते हो, नहीं है तो प्लीज फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट देख लीजिएगा। सारे के सारे कंसेप्ट मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, फाइल हैंडलिंग को अच्छे से सीख लीजिएगा। ये देखिए जो भी अभी हमने टर्म्स बात की, ये टर्म्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो हम ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो फाइल हैंडलिंग में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में जो फाइल है उनमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं जिससे फाइल के अंदर लिखे हुए सारे के सारे कंटेंट हमको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो जो आंसर है वो है आपका रीड लाइंस, ठीक है। सो आपका आंसर है ए, रीड लाइंस। रीड लाइंस जो फंक्शन है वो क्या करता है, फाइल के अंदर के सारे कंटेंट्स को एक साथ डिस्प्ले करा देता है आउटपुट स्क्रीन पे। तो ओके गाइस, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, बिकॉज लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपको क्वेश्चंस चाहिए और मैं बिजी हूँ आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने में। बट फिर भी मैं चाहती हूँ अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल हेल्प करूंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में। बाय बाय।